बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। दुनिया को लग रहा था कि युद्ध खत्म हो गया है, सीज फायर हो गया है, हॉर्मुज खुल गया है, लेकिन यहां बड़ा खेला हो गया है दर्शकों। आज आपको बताऊंगा क्या 72 घंटे बाद अमेरिका और ईरान में फिर से जंग होने वाली है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि या तो ईरान डील करे या फिर अमेरिका ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसके बाद मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखाऊंगा। इस बीच हॉर्मुज में ईरान ने भारत को धोखा दे दिया है दर्शकों। भारत के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे थे और IRGC ने उन पर फायरिंग की है दर्शकों। लेकिन यह धोखा खलीफा को महंगा पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं। और भारत ने तलब भी कर लिया है खलीफा के प्रतिनिधि को। इसके बाद आपको एक और बड़ी खबर आज बताने वाला हूं। भारत और रूस के बीच में बहुत बड़ी डील हो गई है दर्शकों। यह डील है बहुत ज्यादा जरूरी। आज का जो समय है उस हिसाब से भारत और रूस 3000 सैनिकों के साथ 5 युद्धपोत और 10 फाइटर जेट एक दूसरे के देश में तैनात करेंगे। आपको बताऊंगा इससे भारत को कितना फायदा होने वाला है। इसके बाद बात करेंगे वार्ता के बहाने मुल्ला मुनीर ट्रंप को धोखा देने की तैनाती कर रहा है, तैयारी कर रहा है। और अमेरिकी एक्सपर्ट ने ट्रंप सरकार को चेतावनी दी, कहा मुनीर से शांति की उम्मीद करना धोखा देने जैसा होगा। इसके बाद आपको बताऊंगा एक और बड़ी खबर। आज 9:30 बजे हम आपको बताएंगे दर्शकों, 9:30 पर कि बंगाल में खेला होने वाला है और पीएम मोदी ने आज बंगाल में झालमुड़ी खाई है दर्शकों। आपको बताऊंगा ममता की टेंशन किस त्रिदेव ने बढ़ाई है और यह टेंशन क्या चुनाव में भारी पड़ने वाली है। इसके बाद आखिर में बात करेंगे दर्शकों आपसे जुड़ी हुई खबर की। तैयार करिए, हर हर महादेव का उद्घोष देवभूमि में लगेगा। 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप कैसे 4 धाम यात्रा जाएंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको दूंगा शो के आखिर में। लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। बंगाल के मोदिनीपुर में पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान जलवाई टॉर्च, कहा साफ साफ दिख रहा है ममता सरकार का सफाया। टीएमसी से त्राही त्राही कर रही मां माटी मानुष। रैली के बाद झालमुड़ी खाते दिखे पीएम मोदी। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ किया धोखा। ममता बनर्जी का पलटवार, देश को गुमराह कर रहे हैं पीएम मोदी। टीएमसी की लोकसभा में 38% और राज्यसभा में 46% महिला सदस्य। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी बोले संसद में बिल गिराना द्रौपदी चीरहरण जैसा दृश्य। अखिलेश का पलटवार, बीजेपी की मंशा खराब। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोली जो लोग नारा देते थे लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज वो बेटियों की लड़ाई छोड़कर भाग गए। सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष पर किया प्रहार। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस ने हमेशा सनातन आस्था पर प्रहार किया, देश हित के हर काम का विरोध किया, अब महिला विरोधी होने का भी कांग्रेस ने दे दिया प्रमाण। उत्तराखंड में नहीं चलेगा मदरसा बोर्ड का अलग पाठ्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को किया जाएगा भंग, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। एनसीडब्ल्यू ने तेज की नासिक धर्मांतरण केस की जांच, टीसीएस साइट पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ किया कंपनी का दौरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, पिता ने अपने 11 साल की 2 जुड़वा बेटियों की बेरहमी से हत्या की, पुलिस ने पिता शशि रंजन मिश्रा को गिरफ्तार किया।
तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 16 लोगों की मौत, 6 गंभीर घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर जताया दुख। वाराणसी के नाविकों ने बचाई करीब 15 लोगों की जान। शिवाला घाट पर गंगा स्नान के दौरान डूबने लगे दक्षिण भारत से आए श्रद्धालु। चीख पुकार सुनकर नाविकों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मलेशिया के सबहा इलाके में दिखा लपटों का तांडव। 200 से ज्यादा घर जलकर खाक हुए, सैकड़ों लोग बेघर। काफी देर तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इटली में 2 भारतीय नागरिकों की गोली मारकर हत्या। कोवो इलाके में गुरुद्वारे से निकलते वक्त मारी गई गोली। रंगीदर सिंह और गुरमीत सिंह के तौर पर मृतकों की पहचान। ईरान से वार्ता के लिए कल इस्लामाबाद जाएगा यूएस डेलीगेशन। ट्रंप ने पोस्ट कर दी जानकारी, कहा हमने निष्पक्ष समझौता पेश किया, उम्मीद है ईरान समझौते को मानेगा। जॉर्डन ने अपने थाट सिस्टम की शिफ्टिंग में अमेरिका जुटा। कम जोखिम वाली जगह पर ले जाया जा रहा थाट सिस्टम। जॉर्डन से सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। अमेरिका के दागे गए बम पर रिसर्च कर रहा ईरान। बिना फटे बम पर शोध कर रहे ईरानी साइंटिस्ट। रिवर्स इंजीनियरिंग से अमेरिकी टेक्नोलॉजी समझ रहा है ईरान। लेबनान पर हमले को लेकर आईडीएफ का बड़ा दावा। जंग के दौरान 1800 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकियों को ढेर किया। सीज फायर के पहले 24 घंटे में 150 आतंकी ढेर करने का दावा। आईपीएल के 28वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत। राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से दी मात। पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल का 29वां मुकाबला जारी। आज खुल गए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 18 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 22 अप्रैल को केदारनाथ तो 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। दर्शकों, दुनिया में सबको लग रहा था कि जंग खत्म हो गई। उस ओर से सबका ध्यान हट गया क्योंकि सीज फायर हो गया। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज खुल गया। लेकिन दर्शकों, अब खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने कह दिया इडियट। ये इडियट बम बनकर बरसने वाला है ईरान पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बेहद गुस्से में आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 72 घंटे में डील नहीं की तो फिर ईरान का खात्मा तय है। दिखाते हैं आपको। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. दर्शकों, फिर से वही 50 दिन बाद दुनिया में स्थिति बनने वाली है। आपको भी लग रहा होगा कि अब तेल गैस आ जाएगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत बढ़ गई है। 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या ईरान और अमेरिका के बीच 72 घंटे बाद समंदर में जंग शुरू होने वाली है? देखिए जरा। अब दर्शकों, अमेरिका क्यों हमला करेगा समझिए। ईरान कह रहा है कि हम हॉर्मुज खोलेंगे ही नहीं, और इस पर वो अड़ गया है। अब वहां पर जाने वाली शिप्स पर हमले भी शुरू हो गए। दर्शकों, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, लेकिन वहां ईरान और आईआरजीसी मैदान में डट गई। अब दर्शकों, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान ने भारत की शिप पर हमला कर दिया। सोचिए आप। इसके बारे में पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मैं आगे दूंगा, लेकिन पहले देखिए वहां बातचीत में क्या कहा जा रहा है। सुनवाइए जरा। एमएन सुनाइए। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. अब दर्शकों, ये ईरान ने बहुत बड़ा धोखा दिया। हमने ईरान को दवाइयां दी, वहां पर लोग दवाइयों के लिए तरस रहे थे। हमने सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया और बदले में खलीफा ने धोखा दिया। और आज इसके बारे में आपको मैं हर एक अपडेट देने वाला हूं। आगे इसके बारे में बताएं, उससे पहले अगली तस्वीर दिखाइए। यही हरकत ईरान की, ये अब लेबनान में
दिख रहा है जो सब कुछ आपको, वो इजराइल ने किया है। और इजराइल कह रहा है कि इस बार और ज्यादा हमला करेंगे। लेकिन इधर टोलबाज खलीफा की जान लेने के लिए अमेरिका और इजराइल का प्लान भी तैयार है। लेकिन दर्शकों, जैसे ही ईरान ने कहा इडियट ट्रंप, उसके बाद ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और आप ये मानिए कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। दिखाता हूं आपको। सीज़फायर से 3 दिन पहले ईरान ने हॉर्मुज में गोली चलाकर वो गलती कर दी जिसका इंतजार ट्रंप और इजराइल दोनों कर रहे थे। You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. यानी ईरान ने वो गलती कर दी कि पूरी दुनिया ने खलीफा के खिलाफ जंग की तैयारी कर दी। अब हॉर्मुज खुलेगा या ईरान मिटेगा। तटस्थ देश, खासकर भारत, यदि इससे प्रभावित होते हैं और उनके जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, तो यही ताकत उसका विनाश का कारण हो सकती है। तबाही करीब देकर ईरान दौड़ा दौड़ा पाकिस्तान भागा। आनन फानन में इस्लामाबाद में मीटिंग की तैयारी होने लगी, लेकिन ट्रंप ने बोल दिया अटैक तो होगा ही, वो भी इडियट बम से। Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiots. यानी 72 घंटे बाद ईरान में कयामत की रात आने वाली है। अब एक ही रास्ता है, खलीफा हथियार डाले, सरेंडर करे या ट्रंप के गुस्से का शिकार बने। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, आने वाले 72 घंटे दुनिया के लिए, आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये देख रहे हैं आप, इसी तरह से समय गुजर रहा है। 11 दिन से चल रही शांति वार्ता अब जंग की तरफ मुड़ गई है। रिपोर्ट आ रही है, दर्शकों सुन लीजिए, कि यूएस इजराइल हमला करने वाले हैं। 72 घंटे बाद बड़ा सरप्राइज अटैक संभव है। यानी ईरान की न्यूक्लियर जिद को जड़ से खत्म करने की तैयारी है, क्योंकि ईरान को मिला 14 दिन का वक्त खत्म होने वाला है। और इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता लगातार फेल हो रही है। ट्रंप ने इसे ब्लैकमेलिंग तक कह दिया है और बर्दाश्त ना करने की बात कही। ट्रंप ने चेतावनी दी कि समझौता नहीं हुआ तो हमला होगा ही होगा। उधर इजराइल की मिसाइलें पहले से टारगेट लॉक करके रखी हैं। ट्रंप का एक इशारा और इजराइल बड़े हमले शुरू कर सकता है। ओपन सोर्स के मुताबिक यूएस नेवी ने ईरानी टारगेट तय कर लिए हैं और इस बार ईरान की रिफाइनरीज और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाएगा। इसके लिए यूएस ने एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। दर्शकों, इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर फोकस बढ़ाया है। अगर डील टूटती है तो 72 घंटे बाद विध्वंसक हमला संभव है। और आप ये मानिए दर्शकों, ये डील अभी तक नहीं हुई है तो फिर हमला भी किया जा सकता है। दिखाता हूं आपको, सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट के मामले में जरा सा भी अमेरिका को कंसेशन नहीं दिया है। ऐसे ही उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऊपर भी अपना पूरा कंट्रोल का दावा ठोक के रखा है। क्या ऐसे समय में अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सीज फायर का पीरियड खत्म हो जाने के बाद अमेरिका एंड इजराइल आर लाइकली टू अटैक, और इस दफा जो अटैक होगा वो विमेंट अटैक होगा, कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, जमीन, हवा और पानी तीनों से अटैक होगा। और इस हिसाब से होगा कि उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दिया जाए और ईरान के तेल के स्रोतों पर या उसकी सप्लाई लाइन पर या खार्ग आइलैंड के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए। लेकिन दर्शकों, मौत ईरान के करीब आ गई है और ईरान भी जितने दिन सीज फायर चला उतने दिन तैयारी कर रहा था। अमेरिका के हमले का डर तो है, लेकिन ईरान की अब पूरी सुरंग में जो ड्रोन है वो भी बाहर लाने की तैयारी होने लगी है। लेकिन दर्शकों, आज आपको बताने वाला हूं मैं
ये 14 दिन जो ईरान बार बार हमले के बाद अपने आप को तैयार कर रहा था, उसके बड़े सबूत सामने आए। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, यह ईरान का अंडरग्राउंड ड्रोन जखीरा, और इसके बारे में जानकारी देता हूं। CIA की रिपोर्ट में हैरान करने वाला और चौंकाने वाला खुलासा हुआ दर्शकों। 40 दिन युद्ध के बाद भी ईरान की मिसाइल क्षमता कम नहीं हुई। आप ये मानिए, अनुमान है कि करीब 40%, ये देख रहे हैं आप, ड्रोन का जखीरा अब भी ईरान के पास है, और ईरानी मिसाइलें लॉन्चर्स का 60% से ज्यादा हिस्सा सक्रिय है। बड़ी बात क्या, ईरान की मिसाइल क्षमता भी 70% के करीब बची हुई है दर्शकों। यानी दावा है कि 14 दिन का सीजफायर ईरान के लिए वरदान साबित हुआ है, और सीजफायर के 2 हफ्तों में IRGC के सैन्य ठिकाने तेजी से दुरुस्त किए गए। खबर आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। क्षतिग्रस्त ठिकानों से हथियार निकालने की कोशिश तेज हो गई है। देख रहे हैं आप, ये हथियार आ रहे हैं, ड्रोन निकल रहे हैं। इधर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी हमले के बावजूद पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। खबर तो यह है कि ईरान की यही मिसाइल और ड्रोन क्षमता हॉर्मूज को अब तक अपने पास रखे हुए है, और दूसरी तरफ ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों के साथ तालमेल बढ़ाया, हूती और हिजबुल्लाह जैसे। यानी सीमित नुकसान के बावजूद डिटरेंस पावर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बातचीत चल रही है, इधर धमकी भी दी जा रही है। अगर हमला हुआ, युद्ध हुआ दर्शकों, तो ईरान जोरदार जवाबी हमला करेगा, ये आप मानकर चलिए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर और ज्यादा भड़केगा युद्ध। सुनिए जरा ईरान की आर्मी इसे लेकर क्या कहती है। ईरान के पास अब भी मिसाइल बनाने की क्षमता है और नए सिस्टम हाल में तैयार किए गए हैं। अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो विश्व युद्ध के हालात बन सकते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बताने वाला हूं, ईरान इस तरह से अगर युद्ध की तैयारी कर रहा है तो फिर दिक्कत आने वाली है, दुनिया में दिक्कत आने वाली है दर्शकों। लेकिन ईरान जो हरकत कर रहा है, पहले आपको दिखाता हूं क्या कर रहा है। ईरान ने धोखेबाजी शुरू कर दी है, ये आप देखिए। भारतीय जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करके आ रहे हैं, इंडियन नेवी उन्हें स्कॉट कर रही है। आपको दिखाया, इंडियन नेवी, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे मैप पे। इंडियन नेवी स्कॉट कर रही है, और यही सबसे बड़ी बात है जो अभी तक ईरान ने नहीं किया था, अब इस युद्ध में वो भी करने लगा है। उधर हिंद महासागर में पूरी तरह से दर्शकों भारतीय नेवी तैयार है। देख रहे हैं आप, INS सुनैना किस तरह से हिंद महासागर में रक्षक बनी हुई है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को भी। यानी दर्शकों, ईरान ने जो हरकत की, भारत को धोखा दे, कि अगर ईरानी नेवी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है, एक भी गलती हुई तो फिर ईरान जानता है कि भारत क्या कर सकता है। उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि रखना है। दर्शकों, आपको बताता हूं दरअसल हुआ क्या। आप समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और यहां से भारतीय जहाज जा रहा था, और यहीं पर ईरान ने उस पर गोलियां बरसाई हैं। जरा इस तस्वीर को फुल फ्रेम करके दिखाइए। यहां आप देखिए, ईरान ने पूरी तरह से हमला किया, और वहां पर जो घटना घटी है दर्शकों, उसका ऑडियो सामने आया है, क्योंकि जहाज पर मौजूद कैप्टन ने कहा कि आपने इजाजत दी, हम जा रहे हैं, आप सुनिए, ये भारत का है। और IRGC से बार बार क्या कहते हैं कैप्टन, सुनवाते हैं जरा आपको। Iranian Navy, this is Lakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Safar Navy. Captain, on the strait is locked and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to your departure immediately. And wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, ये ईरान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ईरान ने जो हरकत की है दर्शकों, उसके बाद भारत गुस्से में है। ईरान ने शुरुआती लड़ाई हॉर्मूज के दम पर जीती, लेकिन यही हॉर्मूज अब ईरान के तबाही का कारण बन सकता है। पहली वजह,
यूएस ने हॉर्मूज में ईरान को पूरी तरह टैप कर दिया है। दूसरी वजह, हॉर्मूज पर टोल लगाकर ईरान दुनिया का दुश्मन बन गया है। कल तक जिस ईरान को भारत से मदद के जहाज पहुंच रहे थे, ईरानी नेवी ने उस भारत के जहाज पर गोलीबारी की, और यह बहुत बड़ी गलती है। जिस हॉर्मूज पर ईरान कब्जा चाहता है, वहां पर 20% तेल गुजरता है दुनिया का। लेकिन ईरान की जिद के चक्कर में भारत जैसे मददगार देश भी अब गुस्से में है। यही वजह है कि जंग अब ईरान वर्सेस ऑल बनती जा रही है। इंडियन नेवी ने तो इसका इशारा भी कर दिया है और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। थाईलैंड में युद्ध अभ्यास करने गया आईएनएस सुनैना वापस बुला लिया गया है। इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर अब भारतीय जहाजों को समंदर में स्कॉट कर रहे हैं। ईरान शायद भूल गया कि 5 बड़े युद्धपोत तेल के चक्कर में हुए। सीरिया, लीबिया, इराक जैसे देश तेल के चक्कर में ही खत्म हो गए। अगर तेल सप्लाई रुकी तो एशिया, यूरोप की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ब्लॉकेज की कोशिश इंटरनेशनल मिलिट्री एक्शन का ट्रिगर कर सकती है, और हॉर्मूज की जिद ही ईरान के खिलाफ बड़े हमले का कारण बन सकती है। दर्शकों, ये भारत के साथ जो धोखा किया है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं, उससे पहले सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रही है, क्योंकि विश्व का 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। यदि तटस्थ देश, खासकर भारत, यदि इससे प्रभावित होते हैं और उनके जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, तो यही ताकत उसका विनाश का कारण हो सकती है। क्योंकि अब अमेरिका और ईरान के बीच ही संघर्ष सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित देश जिनका व्यापार में प्रभावित हो रहे हैं, वो एकजुट हो जाएंगे। अगर ईरान के खिलाफ वैश्विक मोर्चा खड़ा हो जाता है, तो ईरान का तेल का निर्यात ठप हो जाएगा, ईरान पर सैन्य दबाव होगा। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, ये ईरान दुनिया से झगड़ा मोल ले रहा है, भारत पर भी, शिप पर भी अटैक कर रहा है, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप को इडियट कह रहा है। ये क्या गुरूर है, ये घमंड है खलीफा का। सुनिए जरा क्या कह रहा है ईरान डोनाल्ड ट्रंप को। Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiots. अब दर्शकों, ये इडियट बम बनकर बरस सकता है ईरान पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बेहद गुस्से में और अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन जैसे ही अल्टीमेटम दिया है दर्शकों डोनाल्ड ट्रंप ने, अब ऐसा लग रहा है कि 72 घंटे भी कम पड़ेंगे, उसके पहले ही हमला कर दिया जाएगा। दर्शकों, मैं आपको सुनवाता हूं इधर ईरान क्या कह रहा है। दर्शकों, इडियट ट्रंप। सोचिए आप, ईरान वर्सेस अमेरिका की जंग सिर्फ रणभूमि में नहीं लड़ी जा रही, अब यह जंग जुबानी युद्ध बन चुकी है। बातों में बम बरसाए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, लेकिन जोश जोश में ईरान कुछ ऐसा बोल गया कि डोनाल्ड ट्रंप और यूएस भड़क गए। ईरान ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इडियट करार दिया। दूसरे राउंड की बातचीत से पहले इडियट बोलने पर डोनाल्ड ट्रंप और यूएस भड़क गए, तिलमिला गए डोनाल्ड ट्रंप। दर्शकों, ईरान को फिर से सबक सिखाने की डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी। दरअसल हॉर्मूज को लेकर ईरान और अमेरिका में ठनी हुई है, और ट्रंप ने हॉर्मूज को लेकर 2 दिन पहले एक पोस्ट किया था। ट्रंप ने क्या लिखा था आपको बताता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ ईरान लिखा था डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा कि स्ट्रेट ऑफ ईरान अब पूरी तरह खुला है। लेकिन जब एक जहाज हॉर्मूज से गुजर रहा था, तब ईरान ने कहा कि हॉर्मूज में सिर्फ खामनेई का हुक्म चलेगा, किसी इडियट का ट्वीट नहीं। अब ईरान को ट्रंप ने फिर बड़ी वार्निंग दी, डील कर लो, नहीं तो इडियट कहने की कीमत अलग से चुकानी होगी। और दर्शकों, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा होकर हमला करें, कोई बड़ा हमला कर दें, तो भी दुनिया हैरान नहीं होगी। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ईरान ने कह दिया कि वो इडियट ट्रंप इसका बुरा मानेंगे, और उन्होंने कहा है कि वो बहुत बड़ा कुछ करेंगे। अपने आप में देखा जाए, ट्रंप के पास वो काबिलियत है, वो फोर्स है कि वो ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या उनकी अपनी पब्लिक उसे अलाउ करेगी? क्योंकि इवन डेमोक्रेट्स आर कॉलिंग हिम अ इडियट, स्ट्रेटेजिस्ट आर कॉलिंग हिम अ फूल। सो
क्या सच है क्या गलत है वो तो ट्रंप को डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी में बहुत तगड़ा डाउनफॉल है। अगर वो ईरान को स्टोन एज में भेज सकते हैं तो एटलीस्ट ईरान ये कह दे कि आप इडियट हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि दोनों की एक्सप्लोजिव लैंग्वेज, वो बारूदी भाषा जो है, वो इस टॉक्स को थोड़ा डिस्करेज करती है, सीज फायर को थोड़ा कमज़ोर करती है और सेंसेशनलिज्म को बढ़ाती चली जा रही है। अब दर्शकों आप सोचिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप को ये इडियट कह रहे हैं, भारत की शिप पर हमला कर रहे हैं। ये खलीफा की धोखेबाजी है दर्शकों, और ये ईरान की धोखेबाजी भारत के खिलाफ क्यों है समझिए जरा। मैं आपको दिखाता हूं, पहली तस्वीर दिखाइए। ईरान ने भारतीय टैंकर को निशाना बनाया दर्शकों। सोचिए आप, भारत लगातार ईरान को मदद पहुंचा रहा था, लेकिन इधर ईरान भारतीय शिप को निशाना बनाता है। वापस आ जाइए। इधर दर्शकों मैं आपको बताता हूं, भारत ने जैसे ही इस मामले पर एक्शन शुरू किया है, ईरानी प्रतिनिधि भी अब सामने आ गए। वो कह रहे हैं कि जो घटना घटी है उसको लेकर हम जांच पड़ताल करेंगे। सुनवाइए जरा क्या कह रहे हैं। This is Motorengustan Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. Tepa Navy. This is Motorengustan Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. सोचिए दर्शकों, दो देशों की लड़ाई में भारतीय शिप पर हमला ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को बुलाया, तलब कर लिया है। भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा और अब ईरान को बदल गया है। आपको दिखाता हूं मैं, खलीफा के प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि देखेंगे जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। सुनिए जरा अब ईरान कैसे अपना पाला बदल रहा है, सुनवाते हैं आपको। The relationship between Iran and India is very, very strong, and I don't know anything about this event which you mentioned, and we hope that it will be okay and it will solve. लेकिन दर्शकों अंदर की खबर आपको बता रहा हूं, इस हमले की वजह अंदरूनी कलह है। सरकार भारत के साथ बैक चैनल में बातचीत कर रही है, लेकिन IRGC अपने पास पूरी पावर चाहती है, शक्ति चाहती है। तो क्या IRGC ने कोई बड़ा खेल किया है? आपको दिखाएंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। Tepa Navy. This is Motorengustan Marhedal. भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर काम किया। चाहे दुश्मन हो या दोस्त, मुश्किल हालात में भारत ने हमेशा मदद की। ईरान के साथ भी रिश्तों में उतार चढ़ाव होते रहे। युद्ध की घड़ी में खलीफा का सबसे पहला मददगार भारत ही बना था। भारत को ईरान अपनी अंदरूनी कलह में आंखें दिखाने की हिमाकत कर बैठा है। खलीफा भूल गया जो जुर्रत वो कर रहा है उसके परिणाम गंभीर होंगे। तो दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। भारत पहले कभी किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन आगे से छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं। हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। भारतीय शूरवीर एक बार फिर एक्शन में हैं। रणभूमि में उनकी हुंकार से दुश्मन कांप रहा है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं, ये भारत से बहुत बड़ा धोखा कर दिया ईरान ने। ईरान ने क्या धोखा किया मैं आपको बताता हूं दर्शकों। यह है भारत का जहाज, देख रहे हैं आप, और इस पर ईरान ने गोलियां बरसाई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय झंडे वाले टैंकर को टारगेट किया ईरान ने। सोचिए आप, ईरानी गनबोट्स की ओर से 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की है। कुछ इसी तरह दर्शकों, भारतीय सुपर टैंकर सनमार हेराल्ड हॉर्मुज के रास्ते से गुजर रहा था। सनमार को ईरान से ग्रीन पास मिलने के बावजूद टारगेट किया। यह धोखा नहीं तो क्या है आप बताइए। यह 20 लाख बैरल इराकी तेल लेकर हॉर्मुज के रास्ते भारत आ रहा था दर्शकों, और ईरानी गनबोट्स ने भारतीय जहाज जग अर्नव को निशाना बनाया है। जग अर्नव भारत का बल्क करियर यानी सूखा माल ढोने वाला जहाज है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है, और इस घटना के बाद भारत सरकार ने ईरानी राजदूत को तलब किया है दर्शकों, जिसके बाद भारत में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने इसके लिए खेद जताया है।
लेकिन हमले की असल वजह क्या है सुन लीजिए। ईरान में अली खामनेई की मौत के बाद सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना कूटनीतिक फैसलों को चुनौती दे रही है और IRGC और विदेश मंत्रालय के बीच टकराव की खबरें हैं दर्शकों। विदेश मंत्री पर IRGC ने जरूरत से ज्यादा नरम होने का आरोप लगाया। IRGC का मानना है कि परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल सिस्टम और हिजबुल्लाह हमास से जुड़े फैसलों में कूटनीतिक नरमी देश के खिलाफ है। इतना ही नहीं, IRGC चाहता था कि शांति वार्ता में उसका भी प्रतिनिधि शामिल हो, लेकिन विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने IRGC के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यही वजह है कि हॉर्मुज खोलने के अराक्ची के फैसले को IRGC ने खुली चुनौती दे दी और नतीजा यह कि इसका असर भारत पर पड़ रहा है, दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन भारत सीधे तौर पर कह चुका है, एक बार गलती बर्दाश्त करेंगे, दूसरी बार नहीं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं सुनिए जरा। कि इस समय हॉर्मुज के स्ट्रेट्स के बारे में जो बात हो रही है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, एक ही रास्ता है। अगर आप ईरान की समस्या का समाधान चाहते हैं, मिलके दुनिया के जो देश हैं, क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आतंकी संगठन घोषित किया, मिलके ठोको उनको नपुंसक बना दो, बर्बाद कर दो और ईरान के लोगों को उनका भविष्य वापस करो। ये भी आप जानते हैं, कई दिन हो गए हैं कि वहां से इंटरनेट बंद है। अपने लोगों पर उनको भरोसा नहीं है कि उनके लोग क्या कहेंगे। वो नहीं चाहते कि उनके लोग सच्चाई को देखें। लेकिन दर्शकों, खलीफा जो धोखा दे रहा है, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, और जो दुनिया भर में भारत ने संदेश दिया था कि मदद हम करते हैं कोई भी परेशानी में, हम धोखा नहीं देते। ये तस्वीर याद है ना दर्शकों आपको कि हमने मदद पहुंचाई थी, और तारीख आपको बता रहा हूं 18 मार्च। वापस आ जाइए। सिर्फ एक बार नहीं दर्शकों, कई बार भारत ने मदद की। देख रहे हैं आप, अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये आप देखिए, भारत ने संकट में कई बार ईरान की मदद की है, और यही बताता है कि भारत मदद कर रहा है और ईरान धोखा दे रहा है, हमारी शिप पर हमला कर रहा है। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, भारत में ईरान के एम्बेसडर हैं डॉक्टर मोहम्मद फतली। वो इस मदद के लिए भारत को धन्यवाद देते हैं और IRGC हमला करता है। सुनिए जरा। At first, I want to thanks from Indian people. I believe that they have demonstrated that they are truly reliable and compassionate partners in times of hardship. And I would like to thank from the government of India for facilitating all the necessary arrangements. दर्शकों, भारत और ईरान के बीच कई बार कड़वाहट हुई है और ईरान ने वक्त वक्त पर धोखा दिया है, लेकिन वर्तमान में चीजें ठीक हो रही थी, लेकिन फिर एक बार गड़बड़ हो रही है। ये क्या IRGC की वजह से? बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान 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 ईरान की दोस्ती। सोचिए आप, यहां जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान में कोई तो है जो भारत को दगा दे रहा है, भारत से धोखेबाजी कर रहा है, और ये इनका इतिहास रहा है। दर्शकों देख लीजिए, भारत और ईरान का क्या इतिहास रहा है। भारत और ईरान के बीच मित्रता का संबंध हजारों साल पुराना है, और ईरानी लोग भारतीय संस्कृति, सभ्यता, दर्शन और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। आपको बताएं, बावजूद इसके दोनों देशों के रिश्ते में खटास और मिठास दोनों जारी रही हैं। ईरान का रुख कश्मीर और POK पर अक्सर डबल गेम जैसा होता है, इसलिए भारत भरोसा नहीं करता। आधिकारिक तौर पर ईरान कश्मीर को एक मुस्लिम समुदाय का हिस्सा मानता है, और कई बार अयातुल्ला अली खामनेई ने अपने भाषणों में कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की थी। ये भारत बर्दाश्त नहीं कर रहा है। सीनियर खामनेई को इस स्टेटमेंट के लिए भारत ने नाराजगी जताई थी, और पाकिस्तान अक्सर ईरान को इस्लामी भाईचारे के नाम पर उकसाता है। यही कारण है दर्शकों, ईरान ने आपको पता है 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन किया था।
1971 में भारत के खिलाफ अपने क्षेत्र का इस्तेमाल ही पाकिस्तान को करने दिया था। सोचिए आप, ये गद्दारी नई नहीं है। इसके बाद भारत ने ईरान के साथ जारी तेल व्यापार बंद कर दिया था। फिर आगे बढ़कर ईरान ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भारत जानता है माफ करना। सीनियर खामनेई ने भारत से खानदानी लगाव का हवाला भी दिया था। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से ताल्लुक रखते थे दर्शकों, जो बाद में ईरान के खामनेई शहर में बस गए और इसी वजह से फिर से दोस्ती हो गई। भारत ने माफ किया। लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी ईरान दौरे पर पहुंची और इसके बाद तेल व्यापार भी फिर से शुरू हो गया। लेकिन दर्शकों, जो हरकत इस बार ईरान ने की है, ये सवाल खड़े करती है कि आखिर विश्वास कब तक। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ये जो बहुत अच्छे रिश्ते थे खत्म होने शुरू हुए, या जिसमें मैं कहूंगी एक दरार आई, वो थी 2005 में, जब भारत ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके खिलाफ वोट किया। जब बहुत सारी, और वो भी अमेरिका के दबाव में, जबकि बहुत सारी कंट्रीज चाहे चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इन्होंने एक न्यूट्रल प्रो ईरान स्टैंड लिया। तो वो 5 से लेकर 9 तक लगातार रिश्तों में दरार आती चली गई। और फिर जिसको रीसेट ये 2016 में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 साल के बाद, पहले 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान हुआ था और फिर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान के दौरे पे जाके इन टाइज को रीसेट किया। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, भारत से कोई भी धोखेबाजी कर ले, लेकिन एक ऐसा देश है जो भारत के साथ मित्रता बढ़ा के रखता है, और वो देश है रूस। दर्शकों, ये दुश्मनी इसलिए हम कह रहे हैं महंगी पड़ेगी क्योंकि रूस भारत के साथ है, और अब भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के साथ युद्ध अभ्यास भी करेगी। दर्शकों सुनिए। दर्शकों, आपको याद है व्लादिमीर पुतिन आए थे पिछले साल दिसंबर में भारत, और तभी ये बातचीत हो रही थी, लेकिन अब मोहर लग गई है। अगर भारत और रूस साथ आ गए तो आप मानिए ये दुनिया के लिए किसी काल से कम नहीं होगा। लेकिन दर्शकों, आपको मैं बताने वाला हूं, ये भारत और रूस की दोस्ती नई नहीं है, ये पुरानी है और सबसे मजबूत दोस्ती है। कैसे? आइए जरा आपको समझाते हैं। भारत और रूस के बीच रेलॉस रक्षा समझौता हो गया है। दर्शकों सुन लीजिए ध्यान से। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत अहम साझेदारी है। इस करार से दोनों देशों में एक दूसरे के सैनिक तैनात हो सकते हैं। इसके तहत अधिकतम 3000 सैनिकों की तैनाती की जाएगी। दर्शकों, और आपको बता रहा हूं मैं, देखिए आप, इधर भारत है और इधर रूस है। 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमानों की तैनाती दोनों देश कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, एयरबेस और बंदरगाहों का इस्तेमाल कर इस करार के तहत कर सकती हैं। दर्शकों सोचिए आप, रेलॉस डील में लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है और ईंधन, पानी, मरम्मत, तकनीकी संसाधन एक दूसरे को मदद करेंगे। दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फ्लाइट से जुड़ी हुई सेवाएं भी साझा की जाएंगी। इस समझौते से भारत में रूसी हथियारों का मेंटेनेंस, सर्विसिंग काफी आसान हो जाएगी, और भारत और रूस के बीच ये समझौता अगले 5 साल तक के लिए है। हालांकि इस समय सीमा को आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। दर्शकों, और 2025 में पुतिन के भारत दौरे के बाद रूसी संसद से इसे मंजूरी मिल गई है। आधिकारिक रूप से 12 जनवरी 2026 से इसे अब लागू माना जाएगा। तो जो भारत के साथ गद्दारी करने का सोच भी रहे हैं वो सुधर जाएं, क्योंकि भारत और रूस साथ आ गए। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। इसका बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि भविष्य में अगर रूस को कभी हिंद महासागर पर नजर रखनी हुई तो वो भारत के जमीन का और भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल करके हिंद महासागर पर नज़र रख सकता है। इसी तरह से अगर कभी भविष्य में इंडियन नेवी को भी समझिए आर्कटिक ओशन में, बाल्टिक ओशन में या उत्तर अटलांटिक सागर में ऑपरेट करना पड़े, या पूर्व में व्लादिवोस्तोक के पास
प्रशांत महासागर में ऑपरेट करना पड़े तो हमारी नेवी के जहाज़ या एयरफोर्स के जहाज़ या हमारी आर्मी के कंटिजेंट रूस से लॉजिस्टिक्स सप्लाईज यानी खाना, मेडिसिन ले सकेंगे। लेकिन दर्शकों, कुछ भी हो जाए, भारत पूरी तरह से तैयार है और भारत के साथ रूस भी तैयार है। लेकिन दर्शकों, एक देश है जो हमेशा धोखेबाजी का काम करता है। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आतंकिस्तान की, पाकिस्तान की। और खबर तो यह है कि मुल्ला मुनीर फिर से धोखा देने वाला है। ये सिर्फ अमेरिका और ईरान को उलझा रहा है और ऐसा धोखा देगा कि युद्ध भड़क जाएगा। दर्शकों, दिखाइए पहली तस्वीर। पाकिस्तान में पहले दौर की वार्ता फेल हुई है, दुनिया जानती है। दोनों देशों के प्रतिनिधि वहां से मुंह लटकाकर चले गए थे, लेकिन अब फिर से दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी की जा रही है और लगभग ये भी फेल हो सकती है। लेकिन दर्शकों, दूसरे दौर की वार्ता हो रही है, यह पक्का है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हमारे प्रतिनिधि जा रहे हैं पाकिस्तान और वो कल शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। और यह बहुत बड़ी बात है कि अब होगा क्या। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए और ये देखिए, C-17 ग्लोब मास्टर नूर खान एयरबेस पर पहुंचे। लेकिन दर्शकों, जैसे इस्लामाबाद को पिछली बार बंद कर दिया था ना, वैसे इस बार भी अमेरिका इस्लामाबाद पर कब्जा कर चुका है। देखिए जरा, ये आप देखिए, अमेरिका के सैनिक, अमेरिका की सिक्योरिटी वहां पर तैनात हो गई है। पिछली बार तो होटल का बिल नहीं दिया था, लेकिन इस बार क्या होगा दर्शकों, देखे जाइए ये पाकिस्तान क्या क्या करता है। अगली तस्वीर दिखाइए। अमेरिका ने खबर ये कई होटल खाली करा दिए। अमेरिका ने कहा है जहां हम रहेंगे वहां खतरा ज्यादा है, क्योंकि आतंकिस्तान में आतंकी रहते हैं और इसलिए यूएस की पूरी तैयारी है सुरक्षा को लेकर भी। पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले दौर की नाकामी के बाद सवाल है कि आतंकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता सफल होगी। पाक के विदेश मंत्री दावा कर रहे हैं कि हम डील कराने में बहुत करीब पहुंच गए हैं। Pakistan has been trying very hard and we are very hopeful that the rest of the process, as I said, that there's only couple of areas which need to be agreed upon by both parties. So we are still haven't given up the hope and working hard to stitch it. शहबाज मुनीर जहां शांतिदूत बनने की कोशिश में लगे हैं, वहीं पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया है। तेल गैस के बाद बिजली संकट ने पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल से हैं। नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। लेकिन दर्शकों, आप मानकर चलिए कि यह वार्ता फेल ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ कबूतर बना हुआ है, हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन अब क्या तैयारी आई है, जरा समझाते हैं। पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता को लेकर तैयारियां हो रही हैं। दावा यह कि अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर नूर खान एयरबेस पर उतरा है। यह एयरबेस इस्लामाबाद के बेहद करीब है और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा के लिए ग्लोब मास्टर पहुंचा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर साफ कर दिया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद जा रहा है और वार्ता के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि कल शाम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अमेरिका ईरान के बीच 8 अप्रैल को 15 दिन का सीज फायर हुआ था। 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो गया। दावा यह कि 22 या 23 अप्रैल को दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है और ट्रंप ने वार्ता से पहले फिर ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा, हम एक बहुत ही तर्कसंगत समझौता पेश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ईरान ने स्वीकार करने की तैयारी की है। अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका उनके हर पावर प्लांट और पुल को उड़ा देगा। अब ईरान की हत्या करने वाली मशीन के अंत का समय आ गया है। ट्रंप की धमकी के बीच इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद के सेरेना होटल और मैरियट होटल को खाली करा लिया अमेरिका ने। पिछली बार जेडी वेंस सेरेना होटल में रुके थे। इस्लामाबाद के कुछ हिस्सों में रेड जोन घोषित कर दिया है। एयरपोर्ट से रेड जोन तक आने जाने वाली सड़कों पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया, बैरिकेडिंग कर दी गई है। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 600 चौकियां जहां उन्हें तैनात किया गया है। लेकिन सोचिए आप दर्शकों, ये स्थितियां अमेरिका जानता है पाकिस्तान में बन सकती है, इसलिए कोई भी गलती नहीं कर रहा है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए जरा।
तो जो मांगे दोनों तरफ से की है, अमेरिका ने ईरान से, ईरान ने अमेरिका से, वो एक दूसरे से इतना कॉन्फ्लिक्चुअल है कि इसीलिए इस प्रकार की वार्ताएं ओमान में भी विफल रही और जिनेवा में भी। और पाकिस्तान को जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, मैं लगातार कह रही हूँ कि पाकिस्तान की एक कबूतर से ज़्यादा भूमिका नहीं है। इधर से उधर चिट्ठियाँ पहुँचा रहा है और उसमें फिर दोनों तरफ से गाली भी खा रहा है। पहली बात तो ये वार्ता होती है कि नहीं होती है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह से ईरान ने स्ट्रेट को खोल करके फिर बंद कर दिया है और जिस तरह से अमेरिका की ओर से लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने पे जा करके अमेरिका के वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो हमने पिछले एक हफ्ते में होते हुए देखा। और शायद यही कारण है कि फिर अराक्ची को स्ट्रेट खोलने का एक डिसीजन लेना पड़ा, हालांकि वो फिर उन्होंने बदल भी दिया। तो बहुत जटिल है ये पूरा, यदि हम इस कॉप वेब को देखें जो युद्ध से जुड़ा हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि पहली बात तो वार्ता ही नहीं होगी, और यदि वार्ता होती भी है तो मुझे ये सफल होती हुई नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए कि सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान जहां पर दिक्कतें हजार हैं और पैसे लेने की पूरी तैयारी। देख रहे हैं आप, ये जब जेडी वेंस पहुंचे थे, लेकिन मुनीर, दर्शकों, मुनीर बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये आप मानकर चलिए। और कहा जा रहा है कि मुनीर धोखा देगा। क्यों दर्शकों? क्योंकि वो इधर अमेरिका से कुछ कह रहा है, इधर ईरान पहुंचा था, 3 दिन तेहरान में रुके, लेकिन बात नहीं बनी। अब दावा किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। इधर अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा है कि आप पाकिस्तान से सावधान रहिए। ये जो पाकिस्तान इधर उधर जाकर बातें करने वाली हरकत कर रहा है, ये धोखा देने के संकेत हैं। और इसके लिए अमेरिकी एक्सपर्ट ने दर्शकों ट्रंप प्रशासन को चेताया है। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान की फितरत हम जानते हैं, ये धोखा देते हैं। आपको याद है ना, ये हमेशा भारत को धोखा देते आए हैं और इस बार तो दुनिया को धोखा दे रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में है। और आपको बताएं, पाकिस्तान के शांति दूत बनने को लेकर कई अमेरिकी एक्सपर्ट खुश नहीं हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट माइकल रूबिन ने एक लेख लिखा है दर्शकों। एक्यू खान ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद की थी। ट्रंप प्रशासन उसी पाकिस्तान को इनाम दे रहा है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा यहूदी विरोधी देश। वो कहते हैं पाकिस्तान की गिनती अमेरिकी विरोधी देशों में होती है। और पाक सरकार ने ओसामा बिन लादेन को भी छुपाया था। अमेरिका ने लादेन को खोजकर मौत की नींद तो सुला दिया। पाकिस्तान ने लगातार तालिबान का समर्थन किया। उसी तालिबान ने हजारों अमेरिकी सैनिकों को मारा है। और शहबाज मुनीर से शांति की उम्मीद करना खुद को धोखा देने जैसा है। पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना जीत के मुंह में से हार छीनना जैसा है। मुनीर के ईरान के साथ पुराने रिश्ते हैं। वो कहते हैं मुनीर के खुद ईरानी IRGC में गहरी पैठ है और मुनीर पर भरोसा करना अमेरिका को भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान पर भरोसा कर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान, गाजा, सीरिया और यमन वाली गलती को दोहरा रहे हैं। ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, उसके पाकिस्तान को भरोसा ये पूरा पक्का हो गया है कि ट्रंप ने उसे आतंकी फैक्ट्री को चालू रखने की छूट दे दी है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। इजराइल को पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो क्या ये समझौता जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है ये डिलीवर कर पाएगा? मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये चीज़ पॉसिबल है, पर लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड स्टेट्स आप जानते हैं किसी का भी दोस्त नहीं है, और वो बात जो हेनरी किसिंजर की है वो सबको याद आनी चाहिए। टू बी एन एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज डेंजरस, बट टू बी अ फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज फेटल। तो पाकिस्तान का भी यही अंजाम होने वाला आने वाले वक्त में। आज हवा में उड़ रहे हैं, कल इनका प्लेन जमीन पे ग्राउंडेड दिखाई देगा। अब दर्शकों सोचिए, पाकिस्तान में बैठक हो रही है, लेकिन पाकिस्तान बैठक के लायक है नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? वहां की तस्वीर आप देखिए। लाहौर में अस्पताल में बत्ती चली गई, बत्ती गुल, लाइट ही नहीं। और कई जगह पर ऐसा हो रहा है। सुनिए वहां के डॉक्टर्स क्या कहते हैं।
सर्जन्स क्या कह रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम जी, हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल से हैं। नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है ये। ऑपरेशन चल रहे हैं, 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज आ रही हो कि नीचे जो VIP ब्लॉक है ना उसका जनरेटर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स के जो है ना वो जनरेटर बंद हो गए। ये मरीजों ने कैसे उठना है हमें कुछ नहीं पता। ये इस मुल्क के अशराफिया का हाल है कि गरीब मरीजों के लिए तो इनके पास तेल नहीं है, लेकिन VIPs के जनरेटर की आवाज आपको इस वीडियो में भी आ रही होगी, उनके सारा कुछ चल रहा है। तो खुदारा इन मरीजों के बारे में हमें बताएं कि पिछले आधे घंटे से ये जो मरीज बगैर बिजली के यहाँ पे लेटे हुए हैं उनका हमने क्या करना है। ये इस मुल्क के और ये इस मुल्क के अस्पतालों के हालात हैं। थैंक यू जी। अब दर्शकों, पाकिस्तान में तो बिजली, गैस, तेल सबकी दिक्कत है, इसलिए पाकिस्तान चाहता है बैठक करा के कुछ पैसे मिल जाएं। यही पाकिस्तान की कोशिश है। और आपको दिखाता हूं दर्शकों में, वहां के लोग खुद इस बात को कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां की आवाम कह रही है। सुनिए जरा। पूरे लाहौर में जो है गैस लोड शेडिंग अपने अरूज पर है। वहीं पर इस वक्त हम लोग राजगढ़ के इलाके में मौजूद हैं। यहीं भी यही सिलसिला जारी है कि गैस लोड शेडिंग की वजह से आवाम बहुत परेशान है। मामूलात ज़िंदगी रवा रखना जो है वो बहुत महाल हो चुका है। इस वक्त हम लोग घर में मौजूद हैं, खातून से जानते हैं। माँ जी बताइएगा क्या सूरत हाल है इधर, गैस लोड शेडिंग की वजह से किन मसाइल से दो चार हैं आप? बेटा जी, गैस तो आती ही नहीं, ना सुबह आती है ना दोपहर ना शाम। बच्चे बेचारे परेशान नाश्ते से बैठे होते हैं, आते हैं फिर भी खाना नहीं मिलता उनको। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं आखिर पाकिस्तान में स्थिति है क्या। पाकिस्तान कितनी कोशिश कर ले, लेकिन अभी तक उसके पास वो मौजूद नहीं है जिसकी उसे दरकार है दर्शकों। वो है पैसा, बिजली, तेल, गैस। हॉर्मूज संकट ने पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ाई है। तेल के दाम के साथ साथ बिजली और गैस का संकट गहरा रहा है। लाहौर में 3 से 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4 से 8 घंटे की बिजली कटौती हुई है। कराची में 12 घंटे तक बिजली कटौती रही दर्शकों। दक्षिण पंजाब में 10 से 16 घंटे बताइए आप बिजली की सप्लाई बाधित है। लाहौर के एक अस्पताल का वीडियो सामने आया, मैंने दिखाया। डॉक्टर मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन करने को मजबूर है। डॉक्टर बिजली संकट को लेकर नेता अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में जंग के बाद पाकिस्तान में तेल और गैस का संकट बढ़ गया है। छोटे उद्योग और बाजार सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पहले से चल रहा ऊर्जा संकट और ज्यादा गहरा गया है। भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है और हाइड्रो पावर प्लांट में पानी का स्तर काफी कम है। LNG और आयातित ईंधन की सप्लाई अस्थिर है, जिसके चलते बिजली और कुकिंग गैस की सप्लाई में कटौती है। पाकिस्तान में पावर शॉर्टफॉल 4500 मेगावाट तक पहुंच गया है और यह काफी ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाला है। पाकिस्तान की आवाम क्या करी, एक्सपर्ट क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। हम सबको मारने के लिए आए हैं। अल्लाह इनको समुद्र में गर्क कर दे सबको, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग है, चाहे खाफ लीग है, ये कोई नहीं किसी काम के नहीं है। गरीब आदमी कहाँ से पकवाए और कहाँ से खाए, घर में पकाते यही 150 रुपए बचते हैं। अब इसी महंगाई ने और इस गैस वालों ने, हुकूमत ने हमें तो माफ करे। मौत अच्छी है ऐसी जिंदगी से। गैस तो आता ही नहीं है, सिलेंडर जलाना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और गैस जब आती है तो हमें पता ही नहीं है कि वो आती कब है और जाती कब है। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कोई चीज़ नहीं। जलाल पे कट रहे हैं, बड़ी परेशानी चलती। यकीन करें हम बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़िंदगी हमारी है ना बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, ना कारोबार है ना कुछ। आप मार्केट में अंदर जाके सर्वे करें, लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी हम खुद भी बड़े मायूस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मायूस है। हमारे कारोबार उन्होंने बंद किए हुए हैं। मकसद है लाइट भी नहीं है, ना गैस है, ना बिजली है। आप मुझे बताएं, 8 बजे का टाइम है, 6 बजे लाइट चली जाती है, क्या हम का, यानी कि शाम के टाइम कस्टमर आता है। गर्मी है, आप माशाल्लाह समझ रही हैं, आपको गर्मी नहीं लग रही? कितनी ज्यादा मार्केट फारिग है बिल्कुल। 6 बजे लाइट आती है, जाती है 6 बजे, सॉरी 6 बजे जाती है, 7 बजे लाइट आती है, फिर 7 बजे आती है चली जाती है, फिर 7:30 8 बजे वो आ जाते हैं, पुलिस वाले दुकानें बंद करने आ जाते हैं। देखे हमने क्या, इस वक्त गैस की और बिजली की पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। जो लेस्को का शॉर्टफॉल है, सिर्फ लेस्को का आपको बता रहा हूं, वो 850 मेगावाट से तजावज कर गया है। लाहौर शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और भारत में चुनाव चल रहा है और बंगाल पर निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन इस बार
मिशन बंगाल भगवा का काल, और यही कहा जा रहा है कि अब बंगाल में बवाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको बताऊं उससे पहले तैयारी कैसी है एक नजर डालिए। नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। हुमायूं कबीर, कान खोल कर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी, और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। इंशाल्लाह जय बांग्ला, आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, जय बीजेपी सरकार। अब समय आ गया है, ये हालात बदले। दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं बंगाल के चुनाव की हर रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। और आज देखिए 3 तस्वीर। इधर योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की हुंकार, यानी बंगाल का रण पूरी तरह से तैयार है। एम्बियंस सुनाइए। यह ऐसा चक्रव्यूह है दर्शकों जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने कर दी है। मोर्चा खुद संभाला, और देखिए विष्णुपुर में कितने लोग पहुंचे। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों, आज एक अलग अंदाज पीएम मोदी का लगा, और वो झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचे। सुनिए जरा पीएम मोदी की वो पूरी बातचीत आपको सुनवाने वाला हूं, सुनिए जरा ध्यान से। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। हाँ? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। बबल होने थे, बबल। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, हाँ, जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। चलो। दर्शकों, इधर पीएम मोदी, इधर योगी आदित्यनाथ है, और उनके भी कई जगह पर रोड शो हैं, सभाएं। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को भी। কতটা ভিড় দেখার মতো প্রোগ্রাম এইমাত্র শেষ হলো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতটা ভিড়, চোখে পড়ার মতো ভিড়। धन्यवाद। दर्शकों, आपको दिखाता हूं, इधर बीजेपी ने पूरे स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी। कंगना रनौत भी शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार कर रही है। फुल फ्रेम दिखाइए।
बाहर नहीं निकलती थी। ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ घुसपैठियों का आतंक है। लेकिन अब जो आप एक बेटी आगे बढ़ती है तो उसके साथ कई लाखों हजारों बेटी आगे बढ़ती है। तो गार्गी दीदी जो है यहाँ पर जो है बेटियों का जो उद्धार है वो करने के लिए मोदी सरकार लेके यहाँ आ रही है। लेकिन दर्शकों, बंगाल में चुनाव हिंसक होता है और ये हो रहा है, लेकिन वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती देख रहे हैं आप। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार में आ गए तो ट्रिपल धमाका होगा। बंगाल की जनता सुन ले मुझे, ये बीजेपी का ट्रिपल धमाका क्या है। माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, बंगाल में बुलडोजर मॉडल। और इधर सड़क पर नमाज पढ़ना भी बंद हो जाएगा, चिन्हित जगह पर ही होगा। और इधर दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, रामनवमी धूमधाम से मनाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दर्शकों, ये तो शुरुआत है। अभी जैसे जैसे चुनाव आगे चलेगा वैसे वैसे बंगाल का पारा और चढ़ेगा। दिखाता हूं आपको। साल से बंगाल की सत्ता पर कायम ममता का सिंहासन क्या भगवा लहर में डोलने वाला है? क्या मां माटी मानुस का चुनावी धनुष हाथ से फिसलने वाला है? क्योंकि बीजेपी के 3 योद्धा एक साथ हिंदुत्व के पिच पर भगवा परचम लहराने के लिए मैदान में टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर चुके हैं। बंगाल अब ठान चुका है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। पहले घुसपैठिए, फिर बाबरी और अब महिला आरक्षण वाले चुनावी हथियार से चुनावी शिकार करने की कोशिश ताबूत में आखिरी कील है। ममता बनर्जी बार बार ईडी की छापेमारी, सीआरपीएफ की तैनाती और अधिकारियों के तबादले से टेंशन में है। ऐसे में बीजेपी ने उनकी और टेंशन बढ़ाने के लिए नया प्रण ले लिया है। क्या टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बहनों के अधिकारों को लूटने वाली टीएमसी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैसेज क्लियर है, ममता बीजेपी के चुनावी चक्रव्यूह में घिर गई है। अब जो भी होगा महिलाओं के हित में होगा। बीजेपी कह रही है पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट होगा। अरे यही खाएंगे। लेकिन दर्शकों, आज आपको बताने वाला हूं, बंगाल में बहुत कुछ पक रहा है और इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं कि आखिर बीजेपी की तैयारी क्या है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। उससे पहले महिला आरक्षण बिल का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। दर्शकों, चुनावी रैली में पीएम मोदी ने महिलाओं के हक की बात की और इधर ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक महिलाएं ही माना जाता है। बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या करीब 3 करोड़ से ज्यादा है, जो सरकार बनाने और गिराने में बड़ी भूमिका निभाती है। टीएमसी इसी वोट बैंक के सहारे 15 साल से सत्ता में बनी हुई है और आप ये मानिए, बीजेपी ने उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है और पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है बीजेपी। इसके अलावा बीजेपी ने कुछ और रणनीति भी तैयार की है दर्शकों, जैसे टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म करने का वादा किया है। दूसरा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने का बीजेपी ने ऐलान किया है। तीसरा, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया है। चौथा, किसी भी हाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देने का भी वादा किया है। हिंदू महिलाओं पर हुए अत्याचार का बदला लिया जाएगा, ये 5वां वादा है। इधर बीजेपी कह रही है माफिया और गुंडों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाएंगे, सड़क पर नमाज और लाउडस्पीकर पर रोक लगाएंगे, दंगा और उपद्रव फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बीजेपी ने कहा 6 महीने में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और आखिर में महिलाओं को सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का गठन किया जाएगा। और पीएम मोदी ने आज क्या कहा, सुनवाता हूं। टीएमसी ने
बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, बंगाल में इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर डराया जाता है, धमकाया जाता है, और इसलिए चुनाव आयोग की भी पूरी तैयारी है। बंगाल को छावनी में तब्दील कर दिया है, फोर्सेस की तैनाती कर दी है। सीआरपीएफ जगह जगह जाकर लोगों को बता रही है कि डरने की जरूरत नहीं है। अब दर्शकों इधर बीजेपी की रैली में जो पत्थर बरसा रहे थे, जो हिंसा कर रहे थे, उन्हें पकड़ा गया है और दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब दर्शकों कार्यकर्ताओं से कहा है हिंसा नहीं करना है, और सीआरपीएफ वहां क्या कर रही है दिखाइए फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, बीजेपी ने यह भी कहा है कि जो गुंडे माफिया हैं बंगाल में जो हिंसा करते हैं, अब उन्हें बंगाल खाली करना होगा। पश्चिम बंगाल का कंट्रोल केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले है। चुनाव के दौरान यह अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा इंतजाम है। पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 2.5 लाख से ज्यादा जवान तैनात किए गए। संवेदनशील इलाके में जैसे मुर्शिदाबाद, नंदीग्राम में ज्यादा फोर्स है। इसके पीछे की बड़ी वजह बंगाल में हिंसा की घटनाएं हैं। ऐसे में चुनाव आयोग चाहता है कि वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन ममता बनर्जी इन जवानों की तैनाती पर सवाल उठाती हैं। साथ ही ईडी की छापेमारी और गिरफ्तारियों पर भी सवाल उठा रही हैं। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने 50 से ज्यादा बड़े अधिकारियों का तबादला किया, जिसके खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां भी झटका लगा। ऐसे में पीएम मोदी ने अब टीएमसी के गुंडों को सख्त चेतावनी दी। पीएम ने कहा कि मैं टीएमसी के लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूं, 29 अप्रैल से पहले अपने आप को थाने में जाके आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा है। टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया, बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब शोलबेना। पीएम मोदी ने तो ऐलान कर दिया है कि ये सब शोलबेना, लेकिन इधर पूरी तैयारी में आपको दिखाता हूं दर्शक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कह रही है कि माहौल बदल रहा है और जगह जगह रैलियां निकाली जा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम संबोधन दिया था, उस पर ममता बनर्जी निशाना साध रही और वो कह रही हैं कि ये तो चुनाव के चलते दिया गया है। सवाल उठा रही हैं, वो चुनाव आयोग से भी सवाल पूछने लगे हैं दर्शक। पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल रातों रात बदल गया है, ये बीजेपी कहती है, जिसकी भनक लगते ही ममता बनर्जी टेंशन में आ गई हैं। खबर आपको बता रहा हूं, अब वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग जाने वाली है। आरोप है कि सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप टीएमसी ने लगाया।
ममता ने कहा पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रचार किया, जिसकी शिकायत अब वो चुनाव आयोग से करने वाली है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, कल आपने जो किया वो पाखंड और दो मुहापन था। वो कहती हैं सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ममता ने जैसे ही कटाक्ष किया, बीजेपी ने भी तीखा हमला बोला। महिला आरक्षण पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें टीएमसी से लेकर कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज बताया और कहा महिलाएं चुनाव में इसकी सजा टीएमसी को देंगी। और उन्होंने सीधे बताया कि आखिरकार सबका चेहरा सामने आ गया है। सुनिए जरा। वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी टीएमसी डीएमके का रहा है। यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। जब ट्रिपल तलाक पास हुआ था तब क्यों विरोध किया था, अगर इतने हितैषी हैं तो? जब शाहबानो केस में कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया था तब ये कांग्रेस क्या उस कानून को आपने उल्टा नहीं किया? तो आपके अंदर का प्यार जागा नहीं? तब आपकी संवेदनाएं जो थी वो खुली नहीं? महिलाओं के प्रति, मुस्लिम महिलाओं के प्रति आज बहुत प्यार दिखा रहे हैं आप लोग। ये केवल और केवल इनका जो संकुचित सोच है, जो डर है, जो भय है, वो भय ये है क्योंकि ये लोग मठाधीश बनके जिन सीटों पे बैठे हैं, आज 50-50 लाख की पॉपुलेशन की सीटें हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं आपके काम की खबर। अब बाबा केदार और चार धाम के दर्शन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। उसका शुभारंभ हो गया है आज अक्षय तृतीया। दर्शकों तस्वीर दिखाइए पहली। चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। पूरी तैयारी है धामी सरकार की और इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। और ये देखिए डोली भी पहुंच गई है पूरे विधि विधान के साथ। और अब चार धाम यात्रा के लिए देश भर से, दुनिया भर से श्रद्धालु देवभूमि में आने वाले हैं। दर्शकों अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि आपको करना क्या है, कब से पट खुल रहे हैं, वक्त क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। पेन पेपर ले लीजिए और लिख लीजिए। उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए हैं। गंगोत्री धाम में पहले पूजा पीएम मोदी के नाम हुई, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस पूजा के बाद आम लोग मां गंगा के दर्शन कर पाएंगे। वहीं बाबा केदार की डोली भी रवाना हो गई है। बाबा केदार की डोली 21 अप्रैल को केदारनाथ पहुंचेगी, जिसके बाद 22 अप्रैल को बाबा केदार के पट भी खुल जाएंगे। तो वहीं 18 लाख लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। दर्शकों आपको क्या करना है क्या नहीं करना है बता देता हूं। चार धाम यात्रा 4 पड़ाव में संपन्न होती है। यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है, दूसरा पड़ाव गंगोत्री और तीसरा केदारनाथ और आखिरी पड़ाव होता है बद्रीनाथ धाम का। यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कैसे करना है? व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8394833833। एक बार फिर से सुन लीजिए 8394833833 पर आप यात्रा लिखकर मैसेज भेजें। चैट बॉक्स जानकारी मांगेगा और आपको पास मिल जाएगा। इसके साथ ही अपना होटल पहले से बुक करें। अपनी कार से जा रहे हैं तो ग्रीन कार्ड जरूर बनवाएं। यात्रा की शुरुआत से पहले हेल्थ चेकअप भी करवाएं और अपने साथ आधार कार्ड या अपना पहचान पत्र जरूर रखें। सबसे जरूरी है दर्शकों, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और इसी के लिए पूरी तैयारी उत्तराखंड में हो रही है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में जानकारी दी, सुनिए। आप सभी श्रद्धालुगण देवभूमि उत्तराखंड में पधार कर ईश्वरीय दर्शन प्राप्त करें। पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कचरा न होने दें और प्लास्टिक कचरा रहित पर्यटन का आनंद लें। इसके साथ साथ मंदिर परिसरों के नियमों का पालन करते हुए ही दर्शन करें। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के साथ साथ बाबा केदार की नगरी केदारनाथ
और बद्री विशाल की पावन धरा में मैं आपका करवद्र रूप से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आप सब भी जाएं, यही हमारी कामना है, और बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे आज के सूत्र की। दर्शकों, आज परशुराम जयंती है और भगवान परशुराम का जीवन हमें क्या सिखाता है? वो हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वो है जो धर्म, साहस, भक्ति और न्याय को अपनाए, अन्याय देखकर चुप ना रहे, जो सत्य के मार्ग पर चले और समाज में सद्भाव और समानता बनाए रखे। आज के समय में भी उनका संदेश प्रासंगिक है, क्योंकि धैर्य और सत्य के साथ हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। तो आप भी धैर्य रखें और हर परिस्थिति का सामना डटकर करें। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।